और इसमें हमने डाल दिया पानी, और इसमें भी डाल दिया पानी, और इसमें भी हमने डाल दिया पानी, और एक में हमने डाल दिया है नींबू, और इसमें हमारे पास एक खाने वाला सोडा, जिस तीनों का हम पीएच चेक करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमने नींबू वाला पानी था इसका पीएच 3 के आसपास का नजर आ रहा है, ये वाला लाइन। खाने वाला सोडा डाल रखा है, इसका पीएच अगर हम चेक करेंगे तो हमको लगता है कि ये जो है 9 के आसपास वाली लाइन जो है मैच कर रहा है। तो हमारे हाथ में है एसिड और बेस। हमारे बॉडी का जो पीएच होता है हमेशा एसिड और बेस हमेशा बैलेंस करता रहता है। जब एसिड ज्यादा होता है तो जो है हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस कंपनसेट करने के लिए बेस लेवल बढ़ा देता है, और जब बेस ज्यादा बड़ा होता है तो एसिड लेवल को बढ़ा देता है। इस तरह से घटाने और बढ़ाने प्रक्रिया को बोलते हैं एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में 3 बॉडी ऑर्गन होते हैं। एक होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, आपका पेट, और दूसरा जो होता है आपका जो लंग, तीसरा चीज होता है आपकी किडनी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही चीज बता पाऊंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको लंग हटा देता हूं यहां से। हाँ, लंग ही बोल रहा हूं। ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं कि इसको हमारे बच्चों ने बनाया है, और हमारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आज के बारे में हम बात बताएंगे, कैसे आप खाना पीना का करके, कैसे आपके लाइफस्टाइल को चेंज करके आप अपने पूरे शरीर की एसिड और बेस बैलेंस करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिड बेस होता है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर किसी भी सोल्यूशन का पीएच अगर 7 से कम होता है तो उसको बोलते हैं एसिड, और किसी भी सोल्यूशन का पीएच 7 से अधिक होता है या 14 के बीच में होता है उसको बोलते हैं बेस। एसिडिटी कई कारणों से भी होता है, जैसे मान लो कि आपके पास एसिडिटी आपके क्लोराइड आयन भी हो सकता है, फास्फेट PO4 माइनस के वजह से भी हो सकता है, SO4 माइनस सल्फेट आयन की वजह से भी हो सकता है, और सबसे बड़ी चीज आपके पास हाइड्रोजन आयन के H+ आयन की वजह से हो सकता है, जिसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पेट में जो सबसे ज्यादा एसिड और बेस का जो कारण होता है वो तो है कार्बोनिक एसिड, इसको बोलते हैं H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। यही कार्बोनिक एसिड हमारे पेट में जाने के बाद जब ये टूटता है तो इसको बोलते हैं HCO3 माइनस और H+। ये जो है हमारे पास, ये जो है बेसिक एल्कलाइन होने का मेन कारण यही होता है, इसको बोलते हैं HCO3 माइनस। इसको मैं बेस के साइड लिख दिया हूं यहाँ पे। और ये कार्बोनिक एसिड आता कहाँ से है? अगर आप और पीछे जाएंगे तो इसको बोलेंगे CO2। जब आप सांस लेते हैं, सांस से याद आया, ये देखिए हमारी बिटिया ने हमारे जो है 2 लंग बनाने के लिए बोला था, इस तरह से उन्होंने बना के भेजा है। लंग में जाने के बाद ये पानी से क्रिया करता है और बनता है H2CO3। बैलेंस है ना बढ़िया? ओके, और कौन कौन से आयन है जिसकी वजह से एसिड बेस का लफड़ा होता है? और जो भी मैं आयन लिखने जा रहा हूं ये हमारे पेट से संबंधित नहीं, वो हमारे किडनी से संबंधित है, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जैसे कि हमारे पास सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, और आपका मैग्नीशियम आयन, और आपका कैल्शियम आयन। तो ये सब जितने भी आयन हैं, इन आयन की वजह से हमारे शरीर का पीएच बढ़ता है। अच्छा हाँ, एसिड जब बढ़ता है आपके शरीर में तो उसको एक प्रकार की बीमारी होती है, मतलब उस मेटाबॉलिक बीमारी बता रहा हूँ, उस बोलते हैं एसिडोसिस। ठीक है, जब आपके शरीर में, आपका शरीर में पीएच बढ़ता है तो उसको बोलते हैं एल्कालोसिस। ठीक है, और कितने पीएच पे एसिडोसिस बोलेंगे, कितने पीएच पे एल्कलोसिस बोलेंगे, उसके लिए बनाया गया है हमारे शरीर का जो ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड का पीएच 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में रहेगा, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल। हालांकि ये जो है केमिस्ट्री वालों को मत बताइएगा, नहीं तो केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि 7 से इतना सा भी ज़्यादा हुआ तो हम उसको एल्कलाइन बोलेंगे, इससे ज़्यादा होगा तो हम उसको बोलेंगे एल्कोलाइसिस, इससे कम होगा तो इसको बोलेंगे एसिडोसिस। ठीक है, तो जब आपके शरीर में एसिडोसिस होती है तो कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना रहती है? सबसे पहली चीज हम बात करते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है कि आपने सुना होगा कि जब हमारे पेट में जो एसिड होता है, एसिड में जो है, एसिड जर्म को मारने में मदद करता है, मतलब कि जर्म मर जाते हैं। जब आपके शरीर में एसिड लेवल बढ़ता है तो आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहती है। उसी प्रकार से जब आपके शरीर में एल्कोलोसिस, उसी का उल्टा, ऐसे सिचुएशन में आपके शरीर में हाई इन्फेक्शन होगा। साइंस के विद्यार्थी लोग जानते होंगे, कोई भी साइंस पढ़ो तो उसमें रूल के बाद अपवाद बहुत होते हैं। तो इसमें एक अपवाद है कि इसमें जो इन्फेक्शन तो नहीं होता है इसकी कंडीशन में, लेकिन जो फंगल इन्फेक्शन जो है इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है एसिडिक कंडीशन में। ऐसे कंडीशन में आपको
कैंसर क्या होता है कि कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं वो जो है एसिड मीडियम में बहुत तेजी से ग्रो करती है, तो इसको कैंसर भी हो सकता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैंसर हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि कैंसर ऐसे कंडीशन में ग्रो होने का बहुत तेजी से ग्रो होता है, मैं ये कह रहा हूँ। अगर एसिडिटी है तो आपको जो है बोन लॉस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें जो है ये सारे आयंस नहीं, हमारे बोन्स जो है कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें आयन से मिलकर बने होते हैं। तो हमारे जब ये सब रहेगा नहीं तो एसिडिटी बढ़ेगी, जब एसिडिटी बढ़ेगी तो हमारे पास बोन लॉस हो जाएगा। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, अगर हमें बेस लेवल बढ़ा दिया जाए, हाँ, तो हमारे शरीर में बहुत से ऐसे ऑर्गन हैं जो आयन से चलते हैं। पहला जो हमारे शरीर का ऑर्गन होता है हार्ट, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको हेल्थ का जो हार्ट का जो रिदमिक है वो प्रॉब्लम कर सकता है। और क्या हो सकता है, आपका जो मसल्स है, आपका जो मसल्स है वो भी, उसमें भी ढेर सारे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन की जो है इसमें ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको मसल से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको आप थकान बोल सकते हो। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा पूरा जो आप इसका अगर न्यूरॉन का सेल से देखेंगे कुछ इस तरीके से होता है, इसकी लंबी पूंछ होती है, ठीक है, और ये कोशिका है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप ऑन करते हैं। आपने पढ़ा होगा एक्शन पोटेंशियल। तो ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम और सोडियम और पोटेशियम, ये सब के आयन की वजह से ये एक न्यूरॉन सेल दूसरे ब्रेन के दूसरे सेल के न्यूरॉन सेल से बात करता है। अगर ऐसे सिचुएशन में अगर ये सब आयन की कमी रहेगी तो क्या होगा कि आपको जो है सीजर हो सकता है। सीजर मतलब आपको चक्कर आ सकता है। और क्या हो सकता है, आपको कंफ्यूजन किस लिए होगा? क्योंकि इस वजह से हमारा जो आयन है ही नहीं, तो ब्रेन का एक पार्ट दूसरे पार्ट के ब्रेन से कनेक्शन हो ही नहीं पाएगा अच्छे से, इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप अंत में आपको कोमा में जा सकते हैं। और हम इधर की बात करते हैं, जैसे हमने आपको मसल्स यहाँ पे बताया कि मसल में जितने भी कंट्रैक्शन रिलैक्शन होते हैं, इसमें आयन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आयन है ही नहीं तो एसिडोसिस होगा, तो इसमें आपको मसल्स लॉस हो जाएगा, बोन लॉस के पास मसल लॉस हो सकता है। जोड़ों से याद आया कि अगर आपके पास अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो आपके पास जो है गाउट डिजीज, ठीक है। गाउट डिजीज क्या होता है? जो आपके घुटनों में, उंगलियों के बीच में जो सब दर्द होते रहते हैं, यहाँ पे कोई एसिड जमा होने लगता है, जिसको यूरिक एसिड बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, ब्लड चेक करता है। ब्लड चेक करने के बाद उसका एसिड और बेस लेवल चेक करता है। वो एसिड बेस चेक करने के बाद उसको पता करता है कि ये एसिड बेस पेट की वजह से है या लंग की वजह से है या किडनी की वजह से है, जो मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ पेट के बारे में बात कर रहा हूँ। किसी एक आयन का मैं उदाहरण देकर आपको समझा सकता हूं कि अगर डॉक्टर साहब को पता लगा कि आपको पोटेशियम की कमी है, तो पोटेशियम तुरंत तो कहेंगे नहीं जाके केला खा के आओ, तो डॉक्टर उनको इमरजेंसी में आया हुआ तो बच्चे को इलाज भी कराना जरूरी है, इसलिए डॉक्टर साहब जो है ड्रिप मशीन लगा देते हैं। ड्रिप मशीन लगाने के बाद उसी के पाउच में एक जो है पोटेशियम का घोल इंजेक्ट कर देते हैं और धीरे धीरे आपके ब्लड में यहाँ पे लगा देते हैं और आपके ब्लड में पोटेशियम पहुंच जाता है। पोटेशियम से याद है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम विद्युत की करंट यहाँ पे लगाओ तो बहुत तेजी से भागता है, आपको शॉक भी लगता है। उसी प्रकार से जितने भी आयंस हैं हमारे शरीर में, इलेक्ट्रोलाइट आयन के रूप में बहुत ज्यादा करंट प्रभावित करते हैं। ये सब करंट इतने स्ट्रांग होते हैं कि इससे आपकी मौत भी हो सकती है। मौत इन द सेंस कि जब भी किसी भी पेशेंट में अगर पोटेशियम इस तरह के कोई भी आयन की कमी है तो डॉक्टर कभी डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं लगाएगा। जैसे इंजेक्शन लगाएगा पेशेंट का तुरंत डेथ हो सकता है, क्योंकि आपका हार्ट और आपके सारे मसल सारे आयन से रेगुलेट हो रहे हैं, तो अचानक से आप इंजेक्ट कर दोगे तो पेशेंट का डेथ हो सकता है। इसी वजह से डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ड्रिप में लगाते हैं और छोटका वाला बोतल लगाते हैं और धीरे धीरे, जितना धीरे उनसे हो सकता है उतना धीरे धीरे इस टाइप का जो है, जब भी ड्रिप लगाते हैं तो जितना स्लो उनसे हो सकता है 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा लगा करके चलता रहता है। और आप बैठे रहते हो, आप कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी कर दीजिए, डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी कर दीजिए, घर जाना है हमको, तो ठीक तो लग रहा है, ठीक है। अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि अगर आपको स्लो इंजेक्शन लगवाना है, स्लो ड्रिप लगवाना है, तो ड्रिप स्लो ही रहेगा। डॉक्टर साहब जो करें उनकी बात को मानिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शरीर का जो हमारे ब्लड का पीएच होता है वो जो है इन दोनों के बीच में होता है, लेकिन शरीर के बहुत से ऐसे ऑर्गन होते हैं, हर ऑर्गन का अलग अलग पीएच होता है, क्योंकि भगवान ने इस तरह से बनाया हुआ है। खासतौर पे पेट का जो यहाँ का पीएच होता है वो जो है 2 से 3 के बीच में होता है, और जो हमारे स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल होता है इसका पीएच 7.1 से लेकर 7.3 के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बड़ी वाली एलिमेंट्री कैनाल है इसका पीएच जो है 7.5 से लेकर के
7.6 तक हो सकता है। तो आप एक ऐसा क्यों बनाया गया है, क्योंकि हमारे जो खाना होता है, खाने में जो है कई प्रकार की चीज़ें, उसमें एसिडिक है, बेसिक है, तो नेचर ने इस तरह से बनाया हुआ है कि जो भी खाना खाया जाए उसको अच्छी तरह से पचाया जाए। इस वजह से पीएच को अलग अलग रखा गया है, क्योंकि हमारे शरीर में पाया जाने वाला यहाँ का जो पीएच है, वो यहाँ का जो एंजाइम है हमेशा एसिडिक कंडीशन में काम करता है, और यहाँ में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव जो एंजाइम है वो बेसिक मीडियम में काम करते हैं। इस वजह से खाना जब यहाँ पे आता है, खाने को अच्छे से पचा लिया जाता है। कौन से मीडियम में? लो पीएच में। जब खाना जो एसिड वाला पार्ट है वो पच जाता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। यहाँ पे पैंक्रियाज होते हैं और लीवर होते हैं, और लीवर से निकलता है बाइल डक्ट। तो उसको बाइल्स में क्या होता है, ढेर सारे जो है एल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ का पीएच बढ़ा देता है। इसकी वजह से बाकी के एंजाइम अब काम करेंगे, जो पुराने वाले एंजाइम चले आ रहे थे वहाँ पे काम करना बंद कर देंगे। तो अब आपको पता चल गया कि जो हमारे पेट का एलिमेंट्री कैनाल है, पीएच अलग अलग तरीके का है। तो मान लो कि आपको एसिडिटी है, मतलब एसिडोसिस है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको उल्टी कराएंगे, वॉमिटिंग। जब आप वॉमिट करते हो तो क्या होता है कि आपके शरीर का जो एसिड की जगह आपके पेट के पास में है ना आपका ओएसोफेगस और मुंह, आप उल्टी करते हो तो आपके शरीर से एसिड बाहर निकलता है। जब एसिड बाहर निकलेगा तो आपका शरीर का जो है पीएच बढ़ेगा, ठीक है, एल्कलिनिटी बढ़ेगी। अगर आप उल्टी नहीं कर पाए तो क्या करोगे? तो आपको करेंगे नैनोगैस्ट्रिक सक्शन। इसमें क्या होता है कि आपके मुंह में ट्यूब डाल देंगे डॉक्टर साहब, ऐसे करके निकाल देंगे तो आपके शरीर के सारा एसिड बाहर निकाल के फेंक देंगे। इसको बोलेंगे एनजीएस सक्शन। इसको करने के बाद आपके शरीर का एल्कलिनिटी बढ़ेगी। और क्या करेंगे? आपको टम्स दे देंगे, टम्स, वही ललकी वाली दवाई आपने बचपन में खाई होगी। जब भी कोई डॉक्टर साहब के पास जाता है तो इतना दवाई तो देगा, साथ में ललकी दवाई अलग से दे देते हैं, और कहेंगे ललकी, डॉक्टर साहब के ललकी दवाइयाँ हमको दे देते, हमारी लड़कियों को दे दे हैं। तो वो जो ललकी दवाइयाँ जो होती है वो बेसिकली होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं इंडिया में किस नाम से बेचा जाता था, आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मुझे बड़ा खुशी होगी। मुझे भी थोड़ा सा वो पता चल जाएगा, बचपन की याद आ जाएगी। क्या बोलते हैं बचपन की याद आने को? नोस्टैल्जिया हो जाएगा थोड़ा सा मुझे। तो काम कैसे करता है? इसमें बेसिकली होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें जैसे मैंने बताया कि पेट में होता है HCl, ये HCl होता है, और कैल्शियम से रिएक्शन करके बनाया जाएगा कैल्शियम CaCl2, और बाद बनेगा H2O पानी। तो ये जो है बनने के बाद आपका शरीर पेट का जो पीएच है न्यूट्रलाइज कर देता है, न एसिड न तेरा न मेरा, न तेरा न मेरा। अब हम बात करते हैं, अगर आपको मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो गया है, अगर आपके पीएच आपका बढ़ गया है तो क्या करेंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको पूप करना है, ठीक है। पूप मतलब टट्टी। जब आप टट्टी करते हो तो बेसिकली आप अपने शरीर से बेस निकाल रहे होते। क्यों निकाल रहे होते? क्योंकि इसका पीएच ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा पीएच चीज़ें आपके शरीर में पड़ी हुई हैं अननेसेसरली, उसको जितना जल्दी हो सके निकाल दीजिए। तो जब आप पूप करते हो तो आपके शरीर का पीएच घटता है, ठीक है। अगर आपको कंस्टिपेशन है, कई दिन से बंद हुआ पड़ा है, तो क्या होगा? आपके शरीर का जो है एसिडिटी, एल्कलिनिटी बढ़ती चली जाती है। तो डॉक्टर साहब को मजबूरन पाइप डाल के उस पूप को निकालना होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आप नीचे कमेंट करके हमको बता दीजिए। और टट्टी बाहर निकालने के लिए डॉक्टर साहब आपको देंगे सबसे पहले लैक्सेटिव। इसको खाएंगे तो टट्टी बाहर निकालेगा। अगर लैक्सेटिव से भी टट्टी ना निकले तो आप इनसे संपर्क कीजिए। इनके पास एक खास गुण है, सबको ये मार मार के टट्टी निकालते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। उसी प्रकार से अब आपको समझ में आएगा कि जब आप टट्टी करते हो तो टट्टी का पीएच होता है ज्यादा। हार्पिक का पीएच कितना होता है? कम, राइट? एसिड होता है बेसिकली हार्पिक। तो इसीलिए जो है शायद टट्टी को धोने के लिए हार्पिक का इस्तेमाल किया जाता है, कहने का तात्पर्य है। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। रिएक्शन से याद आया कि हमारे शरीर के बहुत से और ऐसे अंग हैं जिसका पीएच अलग अलग होता है, जैसे कि वेजाइना। इसका पीएच कितना होता है? 4.5 या 3.5? कितना होता है गुड़िया? तुम्हें नहीं पता? 4.5 के आसपास होता है। तो इसका मतलब है एसिडिक होता है। अगर इसका पीएच डॉक्टर साहब ने चेक किया और इसका पीएच कम या ज्यादा मिला, अगर ज्यादा मिला तो समझ लो जो कि अगर ज्यादा मिला तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज्यादा मिला तो इसका मतलब एसिड नहीं है। जब एसिड नहीं है तो इसका मतलब इसमें इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा, ठीक है। अगर एसिडिटी कम हो गई तो इन्फेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज और होगा, उसको बताने के लिए हमको बताना पड़ेगा पीनस की पीएच। पीनस
का पीएच कितना होता है। तो पीएच को पीएच कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, कोई द्रव तो है नहीं, उसका पीएच कोई हम इस तरह से ड्रिप डाल के हम उसका पीएच बता सकते हैं। लेकिन पीनस में पाया जाने वाला जो द्रव होता है जिसको सीमन बोलते हैं, ठीक है, इसका पीएच कितना होता है 7.2 के आसपास। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि सीमन का पीएच एल्कलाइन होता है। तो क्या होगा अगर वेजाइना का पीएच कम होगा, बहुत ज़्यादा कम हो गया, जैसे मान लो कि 4.5 नेचुरल होता है, हमने 3 या 2 है, उस पर कोई स्पर्म आया तो स्पर्म क्या है, सेंसिटिव है कितना पीएच 7.2 का, तो क्या होगा, इसको मार देगा स्पर्म को जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं पीएच के, तो स्पर्म मर जाएगा। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अगर वेजाइना का पीएच कम होता है तो इनफर्टिलिटी होती है। रख रखाव कैसे करें अपने शरीर की, जो पेट से संबंधित हम अपने एसिड बेस को रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे उस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज़, जो हमारे जो एल्कलाइन होते हैं और जो तुम्हारे एसिड होते हैं वो सबसे ज़्यादा कैसे जगह पाए जाते हैं। आपको एल्कलाइन, हमने एसिड तो रेगुलर रूप से बहुत खाते हैं, मतलब आप नाम लो कोई भी ऐसा चीज़ जो आप खाते हो सब एसिडिक होता है, लेकिन हम बेस नहीं खाते हैं। ठीक है, एल्कलाइन खाने के लिए आपको क्या सबसे पहले खाना होगा, वो है वेजिटेबल। वेजिटेबल में वो भी जो डार्क ग्रीन होते हैं, तो जितने भी डार्क ग्रीन वाले पत्ते हैं, जैसे कि मान लो गोभी का पत्ता, क्यूली फ्लावर, और आपका क्या हो गया स्पिनेच, और आपका हो गया लेटस, और क्या हो गया आपका बीट, और सबसे बढ़िया चीज मस्टर्ड। ये जो मस्टर्ड की पत्ती होती है, इस सारे पत्तियों में बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम सब तो बहुत खाते रहते हैं फिर भी क्यों कमी हो जाती है, क्योंकि आपका खाने का तरीका गलत है। मैं आपको एक बहुत अच्छा जुगाड़ बताता हूं। आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार, ठीक है, आपको सारी पत्तियों को लेना है, उसको पीस लेना है। पीस लेने के बाद उसको फ्राई कर लेना है, अपना जो भी अपने मनपसंद तेल, मनपसंद घी, मनपसंद जीरा डाल करके, मनपसंद आप चलो टमाटर भी डाल दो, और टमाटर भी बहुत अच्छा सोर्स है बात बाय द वे। ठीक है, टोमेटो, ठीक है, टोमेटो भी ले लीजिए, टोमेटो का प्यूरी से फ्राई भी कर लीजिए, उसको एक सूप बना दीजिए, और सूप बना करके चम्मच चम्मच खाइए। आप इसका जूस बना के पी सकते हैं, लेकिन अब कोई पीता नहीं है, क्योंकि जो सब्जियां होती हैं वो जो है ना कोई रेगुलरली रूप से लाता नहीं है, बनाता है तो पीता नहीं, क्योंकि वो टेस्टी होता है नहीं। अगर आप उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो आपको अच्छा आ जाएगा। फ्राई करने से याद है, हम पकाते खाना इसलिए, जो हमारे पास जो ये सारे स्पिनिच होते हैं, जैसे कि स्पिनिच, जैसे मान लो कि हमारी ये कोशिका है, ठीक है, तो कोशिका के अंदर हमारे पास ये मिनरल्स है। ये जो कोशिका की जो वाल होती है प्लांट की, ये जो है सेल्यूलोज के बिन के बना होता है। ठीक है, सेल्यूलोज क्या होता है कि हमारे मनुष्य के शरीर में सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता है ही नहीं। ठीक है, जब क्षमता ही नहीं है तो ये वाल को तोड़ ही नहीं पाएगा। जब वाल को तोड़ ही नहीं पाएगा तो इसके पाए जाने वाले जो मिनरल्स अंदर है हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, वैसे करके निकल जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे आप कोई चना निगल लीजिए और अगले दिन आपको टट्टी में वो देखने को मिलेगा, क्योंकि वो हमारे शरीर में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो उस चने को डाइजेस्ट कर सके। इसीलिए खाने को पकाया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको जूस बना करके, इसको जो है प्यूरी टाइप से बना करके उसको फ्राई कर लीजिए अच्छे से, और उसको जो है सूप की तरफ पी जाइए अगर आपको। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेस से संबंधित चीज़ों को क्लियर करने के लिए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो कि बहुत महंगे आते हैं, मैं एक एक करके नाम बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बहुत महंगा भी पड़ जाएगा। लेकिन एक जो एलमंड है, एलमंड जो है एक बढ़िया स्रोत है। आप उसको भिगो करके, उसको भी पीस करके आप उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो इसी में डाल कर पी जाइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ रही है तो आपको क्या करना है, आपको जिंजर, लेमन तो वैसे एसिडिक होता है लेकिन इनडायरेक्टली बहुत फायदेमंद है आपके लिए। और आपके पास कुकुम्बर, एप्पल, और इसके अलावा सभी प्रकार के दाल, जो भी आप लेंटिल्स की दाल है, सरसों की, अरहर की दाल है, जितनी प्रकार की दालें होती है वो आपके जो एसिडिटी को बहुत बढ़िया कंट्रोल कर सकती हैं। और एसिड बैलेंस पीएच मेंटेन करने का सबसे आसान और रेसिपी तरीका वो है, पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डाल करके और 3 चुटकी उसमें चीनी डाल दीजिए, उसको बड़े जीवन रक्षक घोल आराम से पीजिए। इतना तामझाम कौन करेगा, आप बना बनाया इलेक्ट्रोलाइट आता है, उसको लीजिए, 1 गिलास पानी में घोलिए, पीजिए। आपको डेली नहीं करना है, लेकिन आपको बीच बीच में करते रहना है। जब भी आप हार्ड वर्क करें, कहीं घूम के आए, ट्यूशन पढ़ के आए हैं, 1 गिलास जरूर बना के पी लें। ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदा करने वाला है। एसिड और बेस आपके पूरे शरीर को मेंटेन बना के रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा मैंने ये वाला वीडियो पहले से बना रखा है जिसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि एल्कलाइन वाटर पीने से क्या फायदा, क्या नुकसान होते हैं। इसके बारे में डिटेल जाना हो तो इस वीडियो को आप क्लिक करके आप आसानी से तो इसके बारे में पूरी जानकारी ग्रहण
कर सकते। और एक सबसे बड़ी जरूरी चीज जो आपको मैंने अभी तक बताना ही भूल गया, वो ये है कि अगर हमारा वीडियो देखने से आपको इतना सा भी फायदा हुआ है तो ये वीडियो 4 लोगों को भेज दीजिए, ऐसे लोगों को जिन्हें लगता है कि वीडियो उनको देखना चाहिए। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।